सीनियर आईएएस ऑफिसर्स और दिल्ली में त्रिपुरा भवन के रेजिडेंट कमिश्नर सोनल गोयल जी 2008 बैच की आईएएस ऑफिसर्स है, जिन्होंने सेकेंड अटेम्प्ट में पूरे देश में 13th रैंक हासिल करके आज आईएएस बने हैं। आज हम खुद ही जानेंगे उनके सफर की कहानी उन्हीं से। जी मैम नमस्ते। थैंक यू सो मच। यस मैम। तो कहाँ आपका जन्म हुआ और कहाँ से आपने अपनी पढ़ाई की शुरुआत की? मेरा जन्म दिल्ली का ही है, पीतरपुरा अशोक विहार में मेरा जन्म हुआ। और अगर हम अपने बैकग्राउंड में बात करूं तो पानीपत डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से मेरे फादर बिलोंग करते हैं। वो नेटिव प्लेस है हमारा। और पापा क्योंकि सीए हैं, तो जब पापा की पढ़ाई वहाँ कंप्लीट हुई तो उसके बाद में अपना प्रैक्टिस सेटअप करने के लिए पापा दिल्ली शिफ्ट हुए और वहाँ पे अपना अशोक विहार में ऑफिस सेटअप किया। और हमारी शिक्षा सब पूरी दिल्ली में ही हुई है। हम 3 भाई बहन हैं, मेरे 2 सिबलिंग्स हैं, मेरी बड़ी सिस्टर और छोटा ब्रदर है, दोनों ही चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। और मेरी शिक्षा पहले रविंद्रा पब्लिक स्कूल जो कि टीम टावर के पास है पीतरपुरा, वहाँ से हुई। उसके बाद मैंने डीएवी पब्लिक स्कूल पुष्पांजलि से 6 to 12 मैंने वहाँ से किया। और बाकी ग्रेजुएशन मेरी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुई। और सीएस किया हुआ मैंने कंपनी सेक्रेटरी फ्रॉम आईसीएसआई। एलएलबी किया हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। एलएलएम किया है रिसेंटली फ्रॉम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। और सिलेक्शन के बाद में मेरा एमए इन पब्लिक पॉलिसी भी मैंने किया फ्रॉम। मैम ये टर्न कैसे आपने लिया? आपने सीएस किया, आपने एमबीए किया, आपने एलएलबी किया, आपने मास्टर्स डिफरेंट फील्ड्स में आपने की और फिर आप आए सिविल सेवा में। कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? या फिर आपने बचपन से आपने सोचा था कि मुझे आईएएस बनना है, या फिर कुछ ऐसा इंसिडेंट आपके साथ में हुआ कि आपको लगा कि कुछ बदलाव करना चाहिए? मेरी कहानी एक्चुअली उन एस्पेक्ट से थोड़ी अलग है जिनका आप सुनते होंगे कि बचपन से ही सपना था या उनके पेरेंट्स ने उनको मोटिवेट किया कि सिविल सर्विसेज में जाना है। हमारा जो बैकग्राउंड रहा बचपन से ही, क्योंकि पानीपत मूल निवास स्थान रहा है मेरे फादर का, हमारा भी आना जाना काफी रहा वहाँ पे। तो फैमिली जो रिलेटिव्स हैं पानीपत में है, रोहतक में है, सोनीपत में है, गुड़गांव में है। और क्या है, एक बिजनेस क्लास फैमिली है। तो हमारा बेसिकली एक ओरिएंटेशन ये था, पापा ने हमेशा स्टडीज को तो प्रमोट किया, लेकिन मेरा इनिशियल जो ओरिएंटेशन था वो कॉर्पोरेट सेक्टर में जाने का था। तो जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तब तक भी मेरा वही था कि मैं अपना सीएस कंप्लीट करूंगी और कोई प्राइवेट सेक्टर में अपना अच्छा प्रोफाइल बिल्डअप करने की कोशिश करूंगी। हुआ ऐसा कि 2003 में जब मैं अपने ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में थी तो मैंने सिविल सर्विसेज के बारे में एक मैगजीन में पढ़ा। एक कॉम्पिटिटिव मैगजीन मैंने पढ़ी, ऐसे ही अपनी कजन के यहाँ पे, तो दीदी के वहाँ पे मैंने पढ़ा। तो मुझे समहाउ ऐसा लगा कि ये सर्विस कुछ अलग है। और मुझे फ्रेंकली उस टाइम में कुछ भी नहीं पता था कि सिविल सर्विसेज क्या होती है, एग्जाम कैसा होता है, कैसे तैयारी करते हैं, कैसे सिलेक्शन करते हैं। बट मुझे ऐसा फील हुआ कि इट विल गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू गिव बैक टू सोसाइटी और समाज के लिए, देश के लिए कुछ अपना करने का मौका मुझे मिलेगा। लेकिन जब मैंने ये फैमिली में डिस्कस किया तो काफी इसके लिए रिवोल्ट नहीं बोलूंगी मैं, बट एक्सेप्टेंस नहीं हुई। हर तरीके के सवाल आए मेरे पेरेंट्स ने, पापा मम्मी को एप्रीहेंशन हुई कि अभी ये जो सेटल्ड एक करियर जो कॉर्पोरेट सेक्टर में बनता दिख रहा था, क्योंकि उस टाइम में सीएस भी कर रही थी और सीएस की 2 स्टेजेस मेरी ऑलरेडी हो चुकी थी, प्रिलिमिनरी और इंटरमीडिएट, वो मेरा हो चुका था। तो उसके बाद में फिर इसको शिफ्ट करना करियर को, और सिविल सर्विसेज में हमें पता है कि सिलेक्शन श्योर नहीं है और कितने साल पढ़ाई करेंगे। और आज का डेटा हम देखें तो 10 लाख प्लस एस्पिरेंट्स फ्री का फॉर्म भरते हैं और सिलेक्शन few hundreds में होता है। और इवन सिलेक्शन के बाद में क्या सर्विस मिलेगी, क्या रैंक आएगी, कहाँ पोस्टिंग होगी, एंड मोर सो बीइंग अ फीमेल, आप कैसे अपनी फैमिली लाइफ को सेटल करोगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि हमारी फैमिली में एक प्रेवलेंट कस्टम था कि विशेष रूप से एक अगर फीमेल चाइल्ड है, गर्ल है, तो मैक्सिमम उसको ग्रेजुएशन तक पढ़ाया जाता था और उसके बाद में इसको मैनेज करके फैमिली लाइफ में सेटल कर दिया जाता था। उसके बाद में वो और उसके इन-लॉज, उसके हस्बैंड जैसा भी म्यूचुअल डिसाइड करें वैसा ही उसकी लाइफ में आगे बढ़ता था। तो वही मैं सब देख रही थी। तो इतना कुछ डिस्कशन हुआ, डिबेट हुआ, और मैं जब अड़ी रही तो मेरे फादर ने फिर कहा कि ठीक है, अगर आपको करना ही है
तो मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन पापा ने एक चीज और एडवाइस करी कि आपको लाइफ में प्लान भी लेके चलना चाहिए कि अगर सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन नहीं होता है Yes, ma'am. तो ऐसा ना हो कि आप डिजेक्टेड डिमोटिवेटेड हो जाए। तो फिर उन्होंने सजेस्ट किया, तो मेरी जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई उसके बाद में मेरा सीएस भी कंप्लीट हुआ 2004 में। उस साल में फिर मैंने एलएलबी का एंट्रेंस दिया फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड आई गॉट एडमिशन, क्योंकि सीएस और एलएलबी एक अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है कॉर्पोरेट सेक्टर में। Yes, ma'am. तो उसकी मैंने एडमिशन ले लिया, उसकी क्लासेस शुरू हुई, साथ ही साथ में मैंने सीएस की भी जॉब शुरू करी, पार्ट टाइम जॉब, कि ये सोचते हुए कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता है तो मेरे को कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ ही साथ मुझे ये भी लगा कि आई शुड फाइनेंस माई हायर स्टडीज इफ नॉट फुली देन टू एन एक्सटेंट। और ऑफ कोर्स जो मेरा मेन मोटिव था सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करना, वो मैंने स्टार्ट की। तो बेसिकली 2004 से 2007 ये तीनों चीजें पैरेलल चली मेरी लाइफ में। फोकस था सिविल सर्विसेज की तैयारी, लॉ की क्लासेस भी मैं अटेंड करती थी, और मेरा जो पार्ट टाइम जॉब था एज अ कंपनी सेक्रेटरी वो भी चल रहा तो था। हम कह सकते हैं सोनल गोयल जी इज मल्टीटास्किंग। हाँ, बहुत मुश्किल था, लेकिन ये जो कमिटमेंट दी थी मैंने अपने आप को, शायद उस पर मुझे खरा भी करना था। तो हम जो एक क्वारंटीन वर्ड कोविड के बाद से सुनते हैं, मैं उस टाइम में सेल्फ क्वारंटीन में थी। उस टाइम में कि मैंने खुद के ऊपर लिमिटेशंस इम्पोज की हुई थी कि पार्टीज में नहीं जाना, सोशल ओकेजन्स होते थे वहां नहीं जाना, क्योंकि आई वाज वेरी सेल्फ कॉन्शियस अबाउट माय टाइम कि मेरा समय, मुझे क्योंकि टाइम ही नहीं था। बेसिकली तीन चीजें आपको मैनेज करनी है, क्लासेस भी हैं, एग्जाम्स भी देने हैं, और लॉ के खुद के एग्जाम्स होते थे, सेमेस्टर सिस्टम था तो हर 6 महीने में एग्जाम होते थे। तो आपने किस स्ट्रेटेजी के तहत आपने अपना पूरा पढ़ाई को जारी रखा कि आप सेकंड अटेम्प्ट में ही आईएएस बन गए, क्योंकि आईएएस बनना इतना आसान भी नहीं है। डेफिनेटली आईएएस बनना, सिविल सर्विसेज की तैयारी करके एग्जाम क्लियर करना आसान नहीं है, और बहुत एस्पिरेंट्स, आज भी मैं कई एस्पिरेंट्स के साथ में जुड़ी हुई हूँ, उनको गाइड करती हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरी स्ट्रेटेजी, एक तो टाइम मैनेजमेंट मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंट है, कि सब व्यक्तियों के पास में 24 घंटे ही है, 24/7 जो हम बोलते हैं। तो उसमें हम किस तरीके से उस टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और मेरा विशेष रूप से, जैसे मेरा सेकंड, आपने बोला कि सेकंड अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ, तो जब फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने 2006 में दिया तो मैंने प्री लिखा, मेंस लिखा, लेकिन इंटरव्यू कॉल नहीं आया। तो वो मेरी लाइफ का फर्स्ट फेलियर था। सो एज टू से मैं उससे पहले कभी फेल नहीं हुई थी। मार्क्स कम ज्यादा आना वो एक स्वाभाविक रहता है स्टूडेंट की लाइफ में, लेकिन फेल नहीं हुई थी। तो फेल भी उस कगार पे जाके हुई जहाँ पे मैंने एक तरीके का रिस्क लिया हुआ था, कमिटमेंट की हुई थी अपने आप से। तो डेफिनेटली आई वाज डीमोटिवेटेड और कुछ समझ नहीं आ रहा था, लॉट ऑफ कंफ्यूजन्स। देन आई टुक ब्रेक फॉर फ्यू डेज, और फिर मैंने अपना जब स्ट्रेंथ को, एनर्जी को रिकलेक्ट किया, तो मैंने अपने आप को एक ही कमिटमेंट दिया कि अब मेरा जो अटेम्प्ट होगा दैट शुड बी माई बेस्ट अटेम्प्ट, ताकि मुझे आगे जाके कभी अपने ऊपर ये रिपेंटेंस ना हो कि मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया। और मैंने जितनी भी मेहनत मैं कर सकती थी मैंने अपनी मेहनत करी। मैंने टारगेट्स रखे, जैसे मंथली, वीकली, डेली टारगेट, डेली में भी आवरली टारगेट, उस तरीके से मैंने काम किया। और सेकंड अटेम्प्ट में मुझे ये भी थोड़ा फायदा हुआ कि मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरी कमी कहाँ रही वो भी मुझे पता लग गया कि मेंस में मेरे मार्क्स कहाँ कम आए मेरे, क्योंकि मैं कॉमर्स स्टूडेंट रही थी तो मेरे जनरल स्टडीज से मार्क्स थोड़े कम आए थे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, क्योंकि मैंने 10th के बाद वो सब्जेक्ट्स कभी पढ़े ही नहीं। तो उनको मैंने उस पर जोर दिया। मेंस में आंसर राइटिंग पे मैंने ध्यान दिया, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, उस पर ध्यान दिया। और फिर अपनी जितनी मेहनत मैं कर सकती थी, मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया। मेरे पापा, मेरे को आदत थी कि मैं पूरी रात पढ़ती थी और सुबह मैं 7 बजे चाय पी के मैं सोती थी और फिर मैं 12-1 बजे उठती थी। कह सकते हैं कि इस जर्नी के दौरान एक सपोर्ट सिस्टम जो होता है हर किसी के साथ में, वो आपके फादर का आपके साथ में, फादर का, मदर का, मेरे सिबलिंग्स का। मेरी सिस्टर उस टाइम में सीए का एग्जाम दे रही थी, तो दीदी मेरे से लगभग 2 साल बड़ी हैं और उनके एग्जाम्स भी चल रहे थे। सीए भी आपको पता है बहुत टफ कोर्स है, प्रोफेशनल उसमें क्वालिफाई होना बहुत आसान नहीं रहता है। तो वो हम लोग साथ में पढ़ते थे और हम दोनों ने ही आपस में बहुत सपोर्ट किया। मेरा ब्रदर है, छोटा है मेरे से 4 साल, तो वो भी जब हम लोग पढ़ रहे होते थे तो वो घर का, जैसे पेरेंट्स को कुछ चीज़ों में सपोर्ट चाहिए होता है, मेडिकली अगर कहीं जाना है या इवन सोशल फंक्शंस में जाना है, ठीक तरीके से तो वो एक तरीके से जो है फैमिली का पूरा मिला जुला प्रयास ये रहा
एंड डेफिनेटली माय बोथ पेरेंट्स, उनका तो सबसे ज्यादा सपोर्ट ही रहा है। और आज भी उन दोनों की खुद की तबीयत ठीक नहीं रहती है, लेकिन फिर भी आज भी वो एटलीस्ट साइकोलॉजिकली एंड मॉरली वो हमेशा से मेरे साथ में है। आज हम देखते हैं कि लाखों स्टूडेंट्स यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ना कि दिल्ली में, अभी तो पूरे देश में वो अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं और बेस्ट कर रहे हैं। लेकिन बहुत कम लोग हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में होता है, सेकंड में। बहुत लोग 6-6 साल तक तैयारी कर रहे हैं। तो आप उनको क्या एक मैसेज देना चाहेंगे या एक कुछ टिप्स देना चाहेंगे जो वो अपना स्टडी ठीक से कर सकें? देखिए, एस्पिरेंट्स के लिए मैं 2-3 बातें इंपॉर्टेंट है जो मैं बोलना चाहूंगी कि सबसे पहले तो हम जब तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारा एम आइडेंटिफाइड होना चाहिए अपने आप से कि आप सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाहते हैं। तो व्हाट इज द रीजन फॉर यू कमिंग टू सिविल सर्विसेज। हम इसमें अगर पावर या हम और चीजों से अट्रैक्शन करके करिश्मा है इसका, उसके लिए अगर आ रहे हैं तो मेरा सुझाव यह है कि मत आइए, उसके लिए आप कुछ और जरिया देखिए। लेकिन हम अगर एक्चुअली में देश के लिए, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने लोगों के लिए, अपने आसपास सोसाइटी में कुछ करना चाहते हैं, अपने देश की विकास में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो सिविल सर्विसेज के माध्यम से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। एंड इट गिव्स अस डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज ऑफ एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ द पीपल अराउंड यू। आपकी जहां पे भी पोस्टिंग होगी इनिशियल कुछ सालों में, आपकी ट्रेनिंग से लेके आप जब तक डीएम कलेक्टर बनते हैं, डिविजनल कमिश्नर बनते हैं, तो इतनी सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं जिसमें आप अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, बहुत इफेक्टिवली कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो एस्पिरेंट्स को यही मैं बोलना चाहूंगी कि आपका क्या रीजन है कि आप सिविल सर्विसेज में आना चाहते हो, वो क्लियर होना चाहिए। और खुद से कभी भी झूठ नहीं बोलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो तैयारी आप कर रहे हो किसी के प्रेशर में आके आप करोगे तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। ये आप खुद के लिए कर रहे हो, और हाँ, मैं ये मान सकती हूँ कि आपको अपने परिवार के लिए भी आप कर रहे हो, वो भी अच्छी बात है। लेकिन ये नहीं कि मुझे किसी को दिखाना है या ये मतलब इट शुड बी योर ओन डेडिकेशन एंड द कॉज ऑफ बीइंग सिविल सर्विसेज। और जब आपकी लो फेजेस ऑफ मोटिवेशन आते हैं, क्योंकि ये जो एक प्रोसेस है इसमें कम से कम 2 साल तो लगते ही है कि 1 साल तो आप प्री से पहले तैयारी करोगे और फिर प्री से इंटरव्यू तक 1 साल, तो 2 साल मिनिमम है। 2-3-4 साल आपको अपने आप को सस्टेन करना है इस तैयारी के प्रोसेस में। तो ये जो लो फेजेस ऑफ मोटिवेशन है, इसमें आप अपने आप से कैसे उबारोगे अपने आप को, तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को जानें। कुछ जो चीजें हैं जिससे आप पेपअप होते हो, जिससे आपको अच्छा लगता है, उसको आइडेंटिफाई करें। वो आपके फ्रेंड्स से मिलना, म्यूजिक सुनना, वॉक पे जाना या डांस करना या पेरेंट्स से बात करना, वो कुछ भी हो सकता है, टीवी देखना, रीड करना बुक्स को, तो उसको भी आइडेंटिफाई करना है। साथ ही साथ में अपना आत्मविश्वास रखते हुए अपना क्लैरिटी इन ऑब्जेक्टिव, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो योर ओन ओवरऑल विजन, योर एम, एंड देन योर गोल एंड टास्क विच आर ब्रोकन इनटू अचीवेबल यूनिट्स। जो मैंने बात बोली टाइम मैनेजमेंट, बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके पास सपोज 12 महीने हैं। अगर किसी स्टूडेंट को अगर अप्रैल-मई 2024 में अगर प्रीलिम्स लिखना है तो अब उसको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, अब टाइम नहीं बचा है। क्योंकि इनिशियल 5 से 6 महीने जो हैं वो आपकी फाउंडेशन लेंग में ही चले जाएंगे, जिसमें आप प्री और मेंस की मिलकर तैयारी करोगे। फिर मैं हमेशा एस्पिरेंट्स को सजेस्ट करती हूँ कि उसके बाद के 3 से 4 महीने आप एक्सक्लूसिवली मेंस के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि मेंस में इंपॉर्टेंट क्या है, आपकी आंसर राइटिंग। फिर आप मेंस पे ध्यान दें, और जब आपको प्रीलिम्स एग्जाम लिखना है तो उससे 2 से 3 महीने पहले आप प्री के ऊपर आप शिफ्ट करते हो, स्ट्रेटेजी के ऊपर। तो वो जो आपका तरीका है वो ही एक्चुअली आपको गाइड करेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट इस पूरे एग्जामिनेशन का है मेंस एग्जामिनेशन। तो अगर आप जब तैयारी शुरू कर रहे हो तब से ही अगर आप मेंस के ऊपर ध्यान देके चलोगे, अपने आंसर राइटिंग, अपने नोट्स मेकिंग, रिपीटेड रिवीजन, तो डेफिनेटली आपका स्कोर अच्छा आएगा एंड डेफिनेटली यू विल बी एबल टू क्वालिफाई। मैम के पास में एक ऑप्शन था, आईएएस बनने के बाद में वो ठीक तरीके से अपनी जॉब कर सकते थे, लेकिन वो जॉब के बाद में जो भी समय मिलता है उसके बाद में वो हमारे यूथ को मोटिवेट करते हैं, बहुत सारे सेमिनार कॉलेज में भी पार्टिसिपेट करते हैं। और आज पूरे देश में हम देखते हैं उनका सोशल मीडिया की कैसे वो प्रवास करते हैं। उनका मकसद ये है कि गिव बैक टू सोसाइटी इन मास नंबर्स। तो वो प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, क्योंकि आपकी वजह से लाखों लोग आपको देख रहे हैं और आपको देख के ही बहुत सारे
जो महिलाएं थी जो घर में बैठ गई थी, लेकिन आपको देख के उन्होंने विचार किया कि जब सोनल गोयल बन सकती है तो हम भी बन सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है, मुझे लगता है कि हम सब सोसाइटी में अच्छी बातों को शेयर करें, पॉजिटिविटी लेके आए। तो मेरा ये जो आपने जो बोला कि मैं ऑफिस के अलावा स्टूडेंट से इंटरेक्ट करती हूँ, सोशल मीडिया पे काफ़ी ह्यूज प्रेजेंस है, तो उसके लिए मैं सभी का धन्यवाद भी करना चाहूँगी। सिटीजन्स जो कि मुझे नहीं जानते या मैं उनसे शायद नहीं मिली हूँ और शायद कभी मिल भी नहीं पाऊंगी इन पर्सन, बट वो लोग फॉलो करते हैं, कमेंट करते हैं। तो मुझे क्या लगता है कि सोशल मीडिया या फॉर दैट मैटर ये जो ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस हैं, कोविड के दौरान हमने देखा कि किस तरीके से स्टूडेंट स्पेसिफिकली या यंगर जनरेशन जो है वो थोड़ी डिसओरिएंट होना शुरू हुई, क्योंकि उनका जो रूटीन का एक लाइफस्टाइल था कि वो कॉलेज जा रहे हैं या कोई अपनी वर्क प्लेस पे जा रहा है, अपने कलीग से मिल रहे हैं, तो वो हैंग आउट भी कर रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होना शुरू हुआ। एंड हमने ये भी देखा कि किस तरीके से एंजाइटी, मेंटल डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ के इश्यूज आने लगे। तो मुझे इनिशियली 2020 से ही, मतलब मैं वैसे तो पहले से भी कर रही हूँ, लेकिन उस टाइम से फिर ज्यादा इन्विटेशंस जैसे जैसे मुझे आने लगे, तो मेरे को जितना भी समय मिलता रहता है अभी, चाहे वीकेंड हो या वीकडे हो इवनिंग में, तो मैं अक्रॉस इंडिया, मतलब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के साथ में, स्टूडेंट्स के साथ में मेरे कॉन्फ्रेंसेस होते हैं और कुछ ऐसे विषय हैं जो मैं उन पे बात करती हूँ। तो सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स को मेंटर करना तो उसका एक एस्पेक्ट है, साथ ही साथ में लड़कियों को, महिलाओं को भी मोटिवेट करना मेरा एक हमेशा से मकसद रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि उसमें भी अभी काफी कुछ उनकी लाइफ में बदलाव लाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ में युवाओं को मोटिवेट करना टू गुड समथिंग गुड फॉर द नेशन एंड सोसाइटी। आज की जो युवा है, हमें पता है कि वही हमारे देश का फ्यूचर है और इंडिया को यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड माना गया है। तो उनको हम किस तरीके से मोटिवेट करें कि वो समाज में पॉजिटिव और सकारात्मक तरीके से कंट्रीब्यूट करें। तो ये सब कुछ मेरे एजेंडाज हैं, कुछ ऐसे मेरे एम हैं जिसकी वजह से मैं अपने सोशल मीडिया से उनके साथ जुड़ी हूँ। और शायद कहीं ना कहीं मुझे वही लगता है कि दिन में अगर मेरा कोई एक सेशन भी है, एक वीक में 1 या 2 सेशन मेरे जनरली रहते हैं, कि अगर 100 बच्चों ने वो देखा और उसमें से 1 या 2 को भी कुछ लाइफ चेंजिंग कोई मोटिवेशन मिला, जैसे मुझे एक मैगजीन पढ़ के मिला, मैं किसी से मिले नहीं, उसके बाद फिर मैंने उसके बारे में खोजा, देखना शुरू किया, तो वो अगर उस लेक्चर में 1 या 2 स्टूडेंट को भी कोई आइडिया मिल जाए, कोई मोटिवेशन मिल जाए, तो मेरे लिए तो उससे बड़ी बात और कोई नहीं है। दिस इज माई attempt of giving back to the society and I really feel happy when I meet students। अब मैं कहीं भी जाती हूँ तो स्टूडेंट्स अपने आप ही अननोन जगह भी मैं जाती हूँ तो वो मुझे आके मिलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं देश की जो युवा पीढ़ी है विशेष रूप से वो जुड़ रही है साथ में। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और भारत की सरकार डिजिटल इंडिया पे इतना फोकस कर रही है कि आज बहुत सारे बदलाव हमारे हुए हैं। तो हम मैम से जानना चाहेंगे कि डिजिटल एजुकेशन कैसे यूपीएससी एस्पिरेंट और अदर स्टूडेंट्स को कैसे मदद कर रहा है। डिजिटल एजुकेशन हमने स्पेसिफिकली देखा कि किस तरीके से कोविड-19 के बाद से, कोविड-19 पैंडेमिक के बाद से 2020 में इवन हमारे जो ऑफिसेज हैं वो भी फिजिकल से वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट पे प्रमोट किया जा रहा है। और कोविड-19 पैंडेमिक अब नहीं भी है, फिर भी अभी मैं देख रही हूँ कि काफी जगह में वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट ही है। काफी सारे ऐसे प्रोफेशंस हैं जहाँ पे वर्क फ्रॉम होम के जरिए ही काम हो रहा है। और स्पेशली अगर हम एजुकेशन की बात करें और जो आपने पूछा मेरे से अबाउट द यूपीएससी प्रिपरेशन, तो उसमें मुझे लगता है कि वो दोनों ही तरीके की एजुकेशन के अपने प्लस एंड माइनसेस हैं। जैसे मैंने अपने टाइम में फ्रैंकली बहुत ज्यादा कोचिंग नहीं ली क्योंकि वो मेरा ओरिएंटेशन कोचिंग का नहीं था, बट वो है 2004-5 की बात। अब ऑलमोस्ट 20 इयर्स उस बात को हो गए। तो अब क्या है कि स्टूडेंट्स कोचिंग फिजिकल भी लेते हैं या सेल्फ स्टडी भी करते हैं, घर में रह के पढ़ाई करते हैं, या ये जो डिजिटल टूल्स हैं, ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, यूट्यूब चैनल हैं, कई इंस्टीट्यूट्स ने अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल्स भी क्रिएट किए हैं, साथ ही साथ में क्लासेस उनकी रेगुलरली हो रही है। तो इजी है, डेफिनेटली इजी है, बट मेरी स्टूडेंट्स को एडवाइस यही है कि आप किसको ऑप्ट कर रहे हैं वो थोड़ा ध्यान से करें, क्योंकि क्वालिटी ऑफ कंटेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।
क्योंकि ऐसा नहीं कि जो भी मिल रहा है आपको, चाहे हो सकता है वो आपको फ्री में ही दे रहे हो, लेकिन ऐसा ना हो कि उसको लेने के चक्कर में आप अपना क्रूशियल टाइम वेस्ट कर रहे हैं और वो जो है वो रेलेवेंट ना हो, या उसका क्वालिटी, क्योंकि आज के टाइम में यूपीएससी या और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में एक्चुअली बहुत डायनेमिज्म आ गया। हर साल पैटर्न चेंज है, Update होता हर है। तरीके से हर साल में अलग तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरे टाइम में ऐसे का एक सवाल आता था, अब ऐसे के भी 2 सवाल आते हैं। तो जिस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं, खुद की जो मेहनत है वो कोई भी प्लेटफॉर्म रिप्लेस नहीं कर सकता। आपको जब आप चाहे जितना मर्जी पढ़ लें, किताब पढ़ लें, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देख लें, आप कोचिंग कर लें, लेकिन जब तक आपको वो कंसेप्ट की क्लैरिटी खुद के माइंड में नहीं है, आप आंसर अच्छा नहीं लिख पाओगे। सो व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इज योर ओन सेल्फ स्टडी, योर ओन रिविजन, योर ओन नोट्स एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। ओके। और इस आपको भी हम देखते हैं कि इतना लंबा समय आपको आईएएस की पोस्ट पे हो गया, लगभग 15 साल। या तो इस दौरान आपकी कौन सी उपलब्धियां रही और कौन सी चुनौतियां रही जो आपने बहुत बखूबी उनको सामना किया? देखिए, चुनौतियां तो बहुत आती हैं। इनफैक्ट सिविल सर्विसेज में मैं हमेशा से यही बोलती हूँ एस्पिरेंट्स को भी कि सिलेक्शन बहुत आसान है, लेकिन जिस इंटेंशन से आपका सिलेक्शन हुआ उसी इंटेंशन से उन्हीं मुद्दों को लेके आगे बढ़ते हुए काम करना उतना आसान नहीं है। इनफैक्ट बहुत डिफिकल्ट है। एक डायनामिक पैराफर्नेलिया है जिसमें आप काम करते हो। पैराफर्नेलिया जो आपके आसपास का जो इकोसिस्टम है समाज का, वो गवर्न करता है एक्चुअली। उसमें पॉलिटिकल सेटअप आता है, उसमें मीडिया, जुडिशरी, आज के टाइम में एक्टिविज्म के नाम पे एनजीओ, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस और सिटीजन्स भी काफी सचेत हैं, काफी अवेयर हैं, जो कि अच्छी बात भी है डेफिनेटली। और डिजिटल जो एडवेंट आ गया है, सोशल मीडिया का जो एडवेंट आ गया कि कोई भी वीडियो बना के कहीं पोस्ट कर दे, वायरल कर दे, तो क्या है कि इस वजह से आपका जो रिस्पॉन्स मैकेनिज्म है उसमें चेंजेस आए हैं। जब मैंने एंटर किया था सर्विस में 2008 से लेके अगर अब मैं कंपेयर करूं तो काफी चेंजेस उसमें आए हैं। तो चुनौतियां काफी रही। त्रिपुरा में मेरा लगभग 8 साल मैंने पहले काम किया, उसके बाद मैं हरियाणा में आई, इंटर कार्ड डिप्रेशन में 4 इयर्स में काम किया मैंने यहाँ पे। उसके बाद दोबारा से मैंने त्रिपुरा ज्वाइन किया। अब फिलहाल मेरी दिल्ली में एज रेजिडेंट कमिश्नर त्रिपुरा हाउस पोस्टिंग है। तो काफी चैलेंजेस आए हैं। मैंने त्रिपुरा में ट्राइबल एरियाज में काम किया। स्टार्टिंग में जब मैं एसडीएम थी तो कुछ एरियाज ऐसे थे जहाँ पे आपको लोगों तक उस पारा में ट्राइबल पॉपुलेशन तक पहुँचने के लिए आपको 5, 7, 8 किलोमीटर पैदल भी चलना होता था। तो वो भी हमने किया। हमने कोशिश करी कि वहाँ पे लोकल बीएसएफ की मदद से वहाँ पे जो हमारी गवर्नमेंट की बेसिक फैसिलिटीज है, हेल्थ, स्कूल, आंगनबाड़ी सेंटर, हेल्थ सब सेंटर, वो सुचारू रूप से चले। तो डिफिकल्टीज तो आती ही रहेंगी। तो मुझे लगता है कि एक ऑफिसर के लिए 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी से आपकी उपलब्धियां, एक्चुअली आपकी उपलब्धियां आपकी खुद की नहीं है, वो तो हमारी तो ट्रांसफरेबल जॉब है। हमें खुद ही नहीं पता है कि हम कहाँ आगे कितने दिन रहेंगे। तो वो जो उपलब्धियां होती हैं वो उस टीम की होती हैं जहाँ पे भी आपकी पोस्टिंग रहे। तो मुझे लगता है कि टीम स्पिरिट बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ में लोगों को साथ में लेके काम करना, जो वहाँ की जनता है, लोगों के लिए एक्सेसिबल होना, दैट कनेक्ट टू द सिटीजंस एंड द सोसाइटी, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन योर पार्टनरशिप, बेसिकली सिटीजन टू गवर्नमेंट की जो बात करते हैं या गवर्नमेंट टू सिटीजन, वो कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप एक एस्टैब्लिश करना पड़ता है। तभी आप, जो हम बात कहते हैं ना कि जन अभियान, कोई भी फ्लैगशिप प्रोग्राम जो है, अगर वो जन अभियान बनेगा तभी वो तभी वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो पाएगा। तो लीडरशिप क्वालिटी, आपकी टीम को आपको लीड करना है, उनको डायरेक्शन देनी है और फिर उनको एम्पावर भी करना है, उनको सक्षम बनाना है कि आप अगर ट्रांसफर हो भी जाते हो तो जो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं वो अच्छी तरह से सस्टेनेबल तरीके से चलते जाए। तो ये सब चीजें हैं जो एक ऑफिसर के लिए आई थिंक चैलेंजेस भी बहुत आते हैं। मोर सो बीइंग अ फीमेल, मुझे लगता है कि चैलेंजेस हमेशा से ज्यादा आते रहे हैं और आते भी रहेंगे, क्योंकि एक हमारा जो समाज है आज भी पेट्रियार्की डोमिनेटेड समाज है, मेल डोमिनेटेड समाज है। कुछ ऐसे प्रोफाइल्स हैं जहाँ पे आपने देखेंगे इंडिया में हर स्टेट में कि आज तक भी जहाँ पे फीमेल ऑफिसर्स की पोस्टिंग नहीं हुई है। और मेरी भी सर्विस में ऐसे कुछ प्रोफाइल्स रहे जहाँ पे आई बिकेम द फर्स्ट ऑफिसर टू बी पोस्टेड इन दैट पोजीशन। तो वो त्रिपुरा में भी हुआ और हरियाणा में भी हुआ। तो आई एम फॉर्चुनेट, आई वुड से कि मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिली कि मैं चैलेंजेस में काम करूं
उसी से शायद इंसान स्ट्रॉन्ग बनता है और आपको और लोगों के लिए अच्छा करने की मोटिवेशन मिलती है। आज जब बात चर्चा होती है तो लोग चर्चा करते हैं कि सोनल गोयल मल्टीटास्किंग है, उनको हर समय एक नई चुनौती लेना स्वीकार करते हैं वो। अभी जैसे उन्होंने CS किया, फिर LLB किया, फिर उन्होंने डिफरेंट मास्टर्स डिग्री की, फिर उसके बाद में वो IAS बने, और IAS बनने के बाद भी वो अभी शांति से काम नहीं कर रहे हैं। अभी IAS के अलावा जब भी उनको समय मिलता है, आज हम देखते हैं वो जो स्ट्रीट के जो बच्चे हैं उनको बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वुमेन्स को लेके वो सैनिटरी पैड वो दे रहे हैं। तो मैम ये प्रेरणा कहाँ से मिली? मुझे लगता है ये प्रेरणा हम सब के अंदर है, हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं। क्योंकि आप ऐसे इनिशिएटिव कर रहे हैं जो बिल्कुल जैसे जमीन से जुड़े हुए हैं डायरेक्ट, जिसका आमतौर पे किसी का ध्यान भी नहीं जाता, वो आप इस लेवल पे होने के बाद भी आप उनको बड़े नजदीक से उनके साथ में काम कर रहे हैं। तो ये सब करने की प्रेरणा डेफिनेटली मैं अपने फादर से डिराइव करती हूँ। पापा ने हमेशा, अब तो उनको अनफॉर्चुनेटली लास्ट 1 ईयर से ही इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, तो उनका कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है और मम्मी भी मेरी ठीक नहीं रहती है। लेकिन पापा जब एक्टिव थे तो पापा ने कई साल सोशल सर्विस में अपने बिताए हैं और सामाजिक कार्यों में बिल्कुल निस्वार्थ सेवा पापा ने की। तो पापा ही कहीं ना कहीं हमें बचपन में भी बोलते आए कि ईश्वर हमें हमेशा अच्छा रखेगा, मतलब हमारी जो नीड्स हैं वो हमेशा टेकन केयर ऑफ रहेंगी। हम लोग क्योंकि इतना पढ़ लिए, एक लेवल तक पहुंच गए समाज में, तो ये तो कोई छीन नहीं सकता है हमसे जब तक हम कुछ ऐसा ना करें। तो अब क्या है कि हम जितना भी कोशिश कर सकते हैं वो गिव बैक टू द सोसाइटी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वही मुझे जहन में रहता है और मैं कुछ NGOs के साथ भी जुड़ी हुई हूँ। तो मुझे जितना टाइम मिलता है, वीकेंड पे टाइम मिलता है या इवन वीकडे में टाइम मिलता है, अर्ली मॉर्निंग। अभी जैसे रिसेंटली दिल्ली में जो मौसम की वजह से, बारिश की वजह से बाढ़ आई, तो काफी सारी फैमिलीज यमुना के आसपास जो थी वो डिस्प्लेस हुई। देखा हमने वो सब। तो वो उनके लिए काम किया, एक NGO है उनके साथ मिलकर हमने काम किया है। उनको, महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन्स पहुंचाना, क्योंकि मेंस्ट्रुअल हाइजीन एक ऐसा चीज है इसके बारे में आज भी अवेयरनेस कम है और लोग इस पे बात नहीं करना चाहते। हाँ, अभी मैं बताना चाहूंगा कि आज भी भारत में पीरियड्स को लेके, महिला की किसी भी सामाजिक उनको बुराई को लेके आज कोई चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन सोनल जी ने पिछले 2022 में हम बात करें तो उन्होंने एक कैंपेन चलाया पीरियड्स को लेकर। वो क्या था वो भी वो अभी बताएंगे। इनफैक्ट शायद आपको नहीं पता हो, मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेके जब मैं DC झज्जर थी तो वहाँ पे भी हमने कैंपेन शुरू किया था। उसका नाम हमने लिखा था उमंग एक पहल। अच्छा। तो वो एक कोलैबोरेटिव अप्रोच था जो कि बेसिकली एडोलेसेंट गर्ल्स, जो कि गवर्नमेंट सरकारी स्कूल्स में जो बच्चियां पढ़ रही थी 9 से 12, हमने एक्चुअली एक सर्वे कराया जिसमें ये देखा कि इन बच्चियों का ड्रॉप आउट रेट बढ़ रहा है 9th और 10th क्लास में। और सर्वे में ये पाया गया एक रीजन इंपॉर्टेंट था, लैक ऑफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन। तो लैक ऑफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन था और वो ऐसे परिवारों से आती थी कि वो उनको फैसिलिटी नहीं दी जा रही थी। तो हमने फिर सर्व शिक्षा अभियान में इनोवेटिव कंपोनेंट होता है फंड का, उसको यूज किया और हमने NRLM में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं सैनिटरी नैपकिन्स बना रही थी उनसे ये परचेज किया और उनको बच्चियों को फ्री ऑफ कॉस्ट हमने दिया। तो बेसिकली WCD डिपार्टमेंट ने इस पूरे प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट किया और इसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट और रूरल लाइवलीहुड डिपार्टमेंट की कोऑर्डिनेशन से हमने जब ये कैंपेन किया स्टार्ट, उसके बाद ये इतना सक्सेसफुल हुआ कि आफ्टर अ फ्यू मंथ्स वी सॉ कि ड्रॉप आउट रेट कम हो गया। और इस इनिशिएटिव को स्टडी करने के लिए फिर मिनिस्ट्री ऑफ WCD की टीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी उन्होंने विजिट किया और अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस में भी इसकी कंपाइलेशन में ये इनिशिएटिव लिया गया। और जैसे कि आपने बात की 2022 में, तो हमने मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर में मैं हमेशा से ही काफी वोकल रही हूँ कि महिलाओं के लिए जो महामारी का इशू है, इनफैक्ट ये तो एक नेचुरल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है जो कि नेचर द्वारा, बायोलॉजी द्वारा दिया गया है। तो इसके बारे में टैबू क्यों है, इसके बारे में हमें डिस्कस करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए और हमारे जो बिहेवियरल चेंजेस हैं वो इसको हमें लाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो आप एक स्वयं में एक महिला है, जो कि कोई महिला आपके पास में किसी भी कार्य को लेके आ रही है जो कि
सरकार से संबंधित है, सरकारी योजनाओं को लेकर है, तो आप उनको कैसे डील करते हैं? देखिए, चाहे महिला हो या पुरुष, एज एन ऑफिसर मेरी जिम्मेवारी ये है कि एटलीस्ट मैं उनको सुनूं, क्योंकि आज के दिन भी ऐसा सुनने में आता है, आपने भी सुना होगा कि ऑफिसर्स की टाइम ही अवेलेबल नहीं होता, मिल ही नहीं पाते हैं, और एक्सेसिबिलिटी का इशू है। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है, मैंने जो सीखा कि चाहे काम हो या ना हो, क्योंकि हर काम नहीं भी हो सकता है, कुछ एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस में अलाउड नहीं होता, डिमांड्स बहुत सारी होती हैं, तो एटलीस्ट उनसे मिल लें, एटलीस्ट उनकी दुविधा को सुन लें, तो उसी से ही आधी चीजें तो उनका अपनापन है। साइकोलॉजिकली उनको लगता है कि कोई हमसे मिल लिया, कोई बड़ा अधिकारी हमसे मिल लिया, और उनको उम्मीद होती है कि हम करें। और विशेष रूप से महिलाओं के लिए मुझे हमेशा से ये थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर तो डेफिनेटली है, आई विल नॉट डिनाई दैट, बिकॉज आई एम माइसेल्फ अ वुमेन। और दूसरा क्या है कि हमारे समाज में आज भी महिलाओं की जो लेवल है समान नहीं है, जेंडर पैरिटी इंडिया में नहीं है, और वो रूरल क्षेत्रों में भी नहीं है और अर्बन एरियाज में भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट की जरूरत है। काफी जगह में पता ही नहीं होता है कि कैसे करना है, क्या करना चाहिए, तो जितना हो सके हम समाज में मदद करें। भारतीय महिला या किसी भी देश की महिला को माना जाता है कि वो मल्टीटास्किंग होती है, वो जितना घर को अच्छे से संभाल सकती है, वो अपने वर्क प्लेस पे भी उतना ही परफॉर्म करती है। तो उनको इस दौरान शारीरिक व मानसिक भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो हम मैम से वो भी जानना चाहेंगे, और साथ में हम जानना चाहेंगे कि इस दौरान इतना सब उनका बिजी शेड्यूल होता है, तो अपने आप को कैसे वो फिट रखती है? फिजिकल और मेंटल हेल्थ, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सबके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में काम करे व्यक्ति, या हाउसवाइफ हो, या गवर्नमेंट में काम करे, या स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हो, तो सबके लिए ही बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपना पर्सनल और प्रोफेशनल जो एक ताना बाना है उसको हम बैलेंस करके चले। और ये जो एक मुझे लगता है सोसाइटी में नोशन है कि फीमेल को डेफिनेटली ज्यादा ध्यान देना पड़ता है फैमिली की तरफ, वो सही भी है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट एक मेल काउंटर पार्ट से ये भी है, सभी पुरुषों से ये भी है कि वो भी अपनी पारिवारिक जिम्मेवारियां निभाएं। ऐसा नहीं है कि बच्चे पैदा हो गए तो उसके बाद में जो घर की वाइफ है उन्हीं की जिम्मेवारी है कि बच्चों के स्कूल में सब ठीक है नहीं है। आज भी मेरे 2 बच्चे हैं, मैं पीटीएम में जाती हूँ, तो वेरी अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से कि मैक्सिमम मदर्स ही आई होती है। और ऐसा नहीं है कि वो सारी मदर्स होम मेकर है, वो मदर्स भी वर्किंग है। तो दिल्ली में अच्छे स्कूल में जो शिक्षा पा रहे हैं बच्चे, अगर उनके पेरेंट्स ने भी पीटीएम में, ये बहुत ही हार्ड रियलिटी है कि अगर दोनों पेरेंट्स को बुलाया जाए, मैंडेटरी किया जाए, तभी आपको फादर दिखेंगे, लेकिन ज्यादातर आपको मदर्स ही दिख रही हैं। तो मेरे केस में लेकिन समहा उल्टा होता है कि मेरे केस में ज्यादातर मेरे जो बच्चे हैं उनके फादर अटेंड करते हैं। समहा मैं कहीं ना कहीं बिजी रहती हूँ, तो पेरेंट टीचर्स को ये कंप्लेंट होती है कई बार कि बच्चों की मदर उतना इंटरेक्ट नहीं कर रही है हमारे टीचर्स के साथ में। मेरे जो हस्बैंड है वो ज्यादा ये जिम्मेवारी लिए हैं, बट ये रेयर है। व्हाट आई मीन टू से इज कि मेजोरिटी में ये नहीं होगा। तो ये जो फैमिली और प्रोफेशनल लाइफ का बैलेंस है, ये मेल फीमेल को दोनों को करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो आपने बात फिटनेस की बोली, तो बेसिकली इट इज नॉट कि आपकी बॉडी अच्छी होनी चाहिए या आपके एब्स और वो सब है। व्हाट आई मीन टू से बाय दैट इज कि आपका एक जो मन है वो प्रसन्न रहना चाहिए। यू शुड एक्चुअली फील हैप्पी एंड पॉजिटिव अबाउट यू एंड पॉजिटिव अबाउट द लाइफ। आपका जीवन के प्रति नजरिया एक पॉजिटिव और सकारात्मक होना चाहिए। तो वो आप कैसे रखें? आप योगा, मेडिटेशन, वॉक, एक्सरसाइज, जिम, म्यूजिक, डांस, एरोबिक्स, जुम्बा, जो भी आपको ठीक लगता है वो आप अपने डेली रूटीन में लेके आए। और मोर सो फीमेल्स के लिए ज्यादा जरूरी है इसको एडहियर करना, क्योंकि कहीं ना कहीं पारिवारिक जिम्मेवारियां महिलाओं पे ज्यादा है। तो अगर हम ही अगर स्वस्थ नहीं रहेंगे तो फिर हम उनको और अच्छे तरीके से कैसे डिस्चार्ज करेंगे। और अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो डेफिनेटली आपकी प्रोडक्टिविटी भी वर्क प्लेस पे भी
अफेक्ट होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी फिट इंडिया जी। का प्रोग्राम का लॉन्च किया कुछ साल पहले, उसके बाद से वो किस तरीके से प्रमोट करते हैं और इंडिया में स्पोर्ट्स को लेके काफी अब इतना सजगता है। खेलो इंडिया हर साल मनाया जा रहा है और काफी बच्चे अब स्कूल्स में भी और कॉलेजेस में भी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो विशेष रूप से महिलाओं के लिए आई वुड से इट इज इम्पोर्टेंट। और मैंने थोड़ा बहुत कोशिश की क्योंकि मेरा काफी वेट गेन, क्योंकि प्रेगनेंसी होती है तो एक लेडी की बॉडी में काफी हार्मोनल चेंजेस भी आप होते सब हैं। महिलाओं को टफ कॉम्पिटिशन तो- देने के लिए आप सब अपना जो शेयर करते हैं फोटोज, कहीं ना कहीं उनको पढ़ाई भी कहीं इसमें भी आपको उनको मोटिवेशन मिलता है। हाँ, पढ़ाई के साथ साथ काम के साथ साथ ये भी जरूरी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सो आपने परिवार की बात की, हमने देखा कि फादर्स डे के दिन सोनल गोयल अपने पिता के लिए ऐसी लाइनें लिखती हैं कि सब लोगों को इतना दिल को छूने वाली, और एक वीडियो बीच में उनका आता है जो अपनी बेटी के साथ में वो अच्छे से डांस करती है, तो उसका क्या है? आई थिंक हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, हम सब इंसान हैं और ये सब जो चीजें हैं ये हमारी इमोशंस हैं जी मैम। और इसमें वी कांट फेक एनीथिंग। एज अ मदर मैं अपनी बेटी के साथ कहीं गई और मुझे कुछ फील हुआ और मैंने उसको डाला, लोगों ने अप्रिशिएट किया, तो बेसिकली क्या है कि मदर और एक डॉटर की जो बॉन्डिंग है वो आई थिंक एक बहुत ही स्पेशल फीलिंग है। सेम मेरा जो मेरे पेरेंट्स के साथ में जो रिलेशन है, मेरे फादर का जो कंट्रीब्यूशन रहा है, हालांकि अनफॉर्चुनेटली मेरी पोस्टिंग त्रिपुरा रही तो इवन हरियाणा में भी रही, तो हम उतना टाइम नहीं दे पाते हैं अपने पेरेंट्स के लिए। लेकिन देखा हमने हरियाणा की लेकिन महिलाएं आज कहीं भी ना आपको कहीं- याद करती हैं, वो आपको बुलाती हैं आपके कार्यक्रम में आपको। हाँ, इनवाइट्स मुझे आते हैं बट कोई टाइम की वजह से मैं नहीं सब जगह नहीं जा पाती हूँ। बट मुझे लगता है ये जो हम जहाँ जितने मर्जी जहाँ तक भी पहुंच जाए, तो मुझे लगता है कि अपने परिवार को साथ में लेके चलना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस पूरे उसमें एक वर्ल्ड में पूरे यूनिवर्स में एक ये छोटी सी एक सबसेट एक यूनिट है जो हमेशा से ही आपके साथ में रहेगी, चाहे आप अच्छा करें चाहे आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स आए, तो ये आपके साथ में हमेशा आपकी स्ट्रेंथ की तरह रहेंगे और इनको हमेशा साथ में रखना चाहिए। तो मैम, जब आप सामाजिक कार्य से फ्री होते हैं, जब आप प्रशासनिक कार्य से फ्री होते हैं या फिर अन्य किसी भी कार्य से फ्री होते हैं, आप जब बिल्कुल घर पे रहते हैं, तो आपकी क्या रुचि रहती है? टाइम एक्चुअली मिलता नहीं है, बहुत कम टाइम रहता है, फिर भी आई ऑलवेज एंजॉय स्पेंडिंग टाइम विद माय किड्स। बच्चे छोटे हैं अभी, तो उनको मम्मी की अभी ज्यादा जरूरत है, जब बड़े हो जाएंगे तब शायद उतनी जरूरत नहीं रहेगी, तो उनके साथ टाइम स्पेंड करना, क्योंकि आजकल उनकी एजुकेशन में भी काफी चेंजेस आ गए हैं, तो वो स्कूल भी जिस तरीके से उनको होमवर्क असाइनमेंट्स मिलते हैं वो सब देखना, उसके अलावा उनके साथ में कुछ एजुकेशनल मूवीज देखना। मेरे बेटे को डांस अच्छा लगता है, हालांकि वो 50 साल का है, तो म्यूजिक चैनल चला के डांस करना, सिंगिंग, तो यही सब चीजें हैं। मुझे चेस खेलना बहुत अच्छा लगता है, बट चेस अभी आजकल मैं नहीं खेलती हूँ। कुकिंग का शौक है, वो भी कभी कभी जब टाइम मिलता है वीकेंड्स पे तो कुछ मैं कुक करती हूँ बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, तो यही सब है एक्चुअली। दिन तो शुरू होके खत्म हो जाता है, पता नहीं लगता। जो युवा महिला और पूरे देश की तमाम आम आदमी आपको देख रहा है, जो यूपीएससी का स्टूडेंट है, जो प्रिपरेशन कर रहा है, जो आपको देख रहा है, तो उनको क्या संदेश देना? मेरा उनको यही संदेश है कि सबसे इम्पोर्टेंट तो बात है कि अपने ऊपर विश्वास रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हैव द सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक पॉजिटिव सेल्फ बिलीफ, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें अपने ऊपर आत्मविश्वास की हम जो लाइफ में करना चाहते हैं, हमें ये ज्ञान होना चाहिए, ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि उसको प्राप्त करने में, उसको हासिल करने में दुविधाएं आएंगी, कठिनाइयां आएंगी, लेकिन उससे हताश और निराश नहीं होना। हमें उसको फेस करना है, उसको ओवरकम करना है और अपने लक्ष्य को हासिल करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, कठिनाइयां सभी के जीवन में आएंगी। हो सकता है कि एक महिला के जीवन में ज्यादा आए, इनफैक्ट आएंगी ही, वो कह सकते हैं वो तो डेफिनेटली आएंगी ही, लेकिन अपने हौसले पे विश्वास रखते हुए, अपने 100% एफर्ट देते हुए, अपने कमिटमेंट देते हुए, अपने डिटर्मिनेशन के साथ में आगे बढ़ना है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड देन डेफिनेटली यू विल अचीव व्हाट यू वांट। और ये भी जरूरी है ये ध्यान में रखना कि हम जिस भी करियर प्रोफेशन को चूज करें उससे हम समाज के लिए सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करें। ये हम जहन में रखें कि आप कुछ भी कर रहे हैं तो उससे देश के लिए आप क्या अच्छा कर रहे हो, ये जरूर ध्यान में रखें। और हम सब देश की उन्नति प्रगति में अपना पॉजिटिव योगदान देते रहें, यही मेरी आप सबसे अपील है। थैंक यू मैम। तो ये थी सोनल गोयल की कहानी। हम आगे भी आपको ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाते रहेंगे। आप जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।